हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वल राइट्स के बारे में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, चैप्टर के साथ में कनेक्ट करना, फिर सारी चीजें एकदम मक्खन की तरह जाने वाली है। ठीक, देखो आपने सिटीजनशिप में क्या क्या पढ़ा, सिटीजनशिप को समझा। सिटीजनशिप इंप्लाइज टू द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अभी जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है ना, तो हमने उस चीज को भी, पूरी डिबेट को समझा कि क्या सच में फुल और इक्वल मेंबरशिप अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उतनी कहानी पढ़ी। फिर हमने बीच में क्या देखा, एक टॉपिक हमने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो क्या कहते थे सिटीजनशिप के ऊपर। तो उनका यह मानना था सिटीजन्स हो, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, मायने नहीं रखता, सिटीजन्स हो तो इक्वल राइट्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने डिबेट का मुंह वहां पर खोल दिया था। अब पूरी डिबेट को समझते हैं कि इक्वल राइट्स, सिटीजनशिप, ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सवाल यहां पे उठता है और सवाल के साथ में फिर हम क्या करेंगे, जवाब को अनफोल्ड करते चले जाएंगे, पूरा आंसर हमें मिलता चले जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है, वेदर फुल और इक्वल मेंबरशिप मींस दैट ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, should be guaranteed certain basic rights and minimum standard of living by the state। अब जब आप ये बात करते हो ना कि आप किसी कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है, आप इंडियन हो, आप जर्मन हो, आप अफ्रीकन हो, चाइनीज नहीं हो, ठीक है, ठीक है, अब जो भी हो, तो अब क्या हो रहा है कि आप उस कंट्री के सिटीजन, आपको फुल और इक्वल मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है, अब वो फुल और इक्वल मेंबरशिप दी जाएगी तो इसका मतलब ये भी होता है क्या कि स्टेट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको सर्टेन बेसिक राइट्स, ठीक है, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये प्रोवाइड करे या ना करे। ठीक है, सवाल ये बनता है क्यों, क्योंकि आप देखो सिटीजन हो तो आपको बदले में ऐसा तो नहीं कि बस 15 अगस्त पे, रिपब्लिक डे पे एक लड्डू दे देंगे, बोल देंगे कि आप सिटीजन हो इस देश के। नहीं ना, आपको कुछ राइट्स भी मिलना चाहिए, तभी तो आप प्राउडली क्लेम करोगे कि हम उस देश के नागरिक हैं, और मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे और आप उसके लिए फिर करोगे भी सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे देखोगे तो आप और हम मिलकर देश बनाते हैं। अपने आप में देश क्या है, पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं है, उस टेरिटरी के जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर कॉमननेस जो है वो अल्टीमेटली देश बनाता है ना। तो वही चीज यहां पे पूछी गई है कि जब आप फुल और इक्वल मेंबरशिप की बात करते हो सिटीजन्स के लिए, तो वो फुल और इक्वल मेंबरशिप में क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सर्टेन बेसिक राइट्स को प्रोवाइड करे, और वो बेसिक राइट्स इक्वल बेसिस पे प्रोवाइड करे या ना करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि सिटीजनशिप को, सर हमने इतना समझा कि सिटीजनशिप के हिसाब से एक इंडिविजुअल जो रहता है, ठीक है, वो सिटीजन कब कहलाता है, जब उसके पास किसी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के फुल और कह सकते हैं इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है, फुल और इक्वल मेंबरशिप अवेलेबल होती है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, साथ ही साथ में वो क्या करता है, कुछ बेसिक राइट्स एंजॉय करता है, वो बेसिक राइट्स स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ताली बजाओ। ठीक है, थ्योरी पे बड़ा अच्छा लगा ये। प्रैक्टिकलिटी क्या है, जैसे फुल और इक्वल मेंबरशिप की हमने जो बात करी तो वो डेफिनेशन में आ गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एट टाइम्स पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइडर आउटसाइडर, फुल और इक्वल मेंबरशिप को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही इक्वल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये तो सही बात है कि आप किसी देश के सिटीजन हो तो वहां पे आपको कुछ बेसिक राइट्स और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन क्या वो प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये जानना होगा इसमें अब। ठीक है, अब ये पूरी डिबेट है। तो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इशू कंसर्निंग अर्बन पुअर। अर्बन पुअर कौन है, तो देखो शब्दों से समझा करो, जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में कौन रहता है, तो अर्बन एरिया में जैसे आप, जो मतलब शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं लेकिन गरीब है तो मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं जो स्लम डिवेलपर्स हैं। स्लम डिवेलपर्स मतलब क्या है कि स्लम वगैरह में रह रहे हैं, प्रॉपर जिनके पास में घर नहीं है, प्रॉपर कह सकते हैं कि उनके पास में दूसरी फैसिलिटीज नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो जो एक कैटेगरी होती है। तो अब देखो, है तो वो भी सिटीजन, आया ना समझ में। जैसे आपने क्या देखा था पिछले वीडियो में, यूएसए में बताया चाहे ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो, आप ब्लैक्स के साथ में कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे, है तो वो भी वहां के सिटीजन। तो उसी तरह से स्लम ड्वेलर्स है, अर्बन पुअर जो है तो वो भी सिटीजन ना देश के। ठीक है, ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क ऑफन एट लो वेजेस, बट एट टाइम्स दे आर व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स। ठीक है, अब ये चीज समझो, देखो पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझना। मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको। क्या होता है कि जैसे आपके बुक में एक जो डायग्राम भी दिया है, ठीक है, एक इमेज दी है ना, जिसमें बताया गया है कि आपकी लाइफ को इमेजिन करो अगर स्लम ड्वेलर्स नहीं होंगे तो वो क्या, स्लम ड्वेलर्स जो रहते हैं तो अधिकतर जैसे काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे क्या होता है, गाड़ी साफ करना हो गया, ऑटो रिक्शा चलाना हो गया, ठीक है, जो स्ट्रीट पे जो दुकानें लगी रहती है,
चार्ट जो मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये सारे जो काम होते हैं वो अर्बन पुअर जो है, स्लम डिवेलपर्स जो है, तो वो संभालते हैं ये सारे काम, ठीक है। इनका भी अपने आप में क्या एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, अभी आगे आएंगे हम कंडीशन और कंट्रीब्यूशन में। तो अब क्या होता है कि स्लम डिवेलपर्स ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल काम करते हैं। स्कैवेंजर्स जो होते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। अब मान लो अगर साफ सफाई करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपका शहर कितना गंदा हो जाएगा, ठीक है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क ऑफन एट लो वेजेस, और कम पैसे में काम करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे कि इतना पैकेज बनाओ, हमारा चेक दो और क्या बोलते हैं स्टाम्प पेपर पे सब करवाओ सारी चीज, नहीं, कम से कम पैसे में काम कर देते सारा। लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स। लेकिन जैसे आप देखोगे तो ये स्लम ड्वेलर्स जो है, इन्हें क्या किया जाता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी अनवेलकम विजिटर की तरह देखती है, ठीक है। कोई अगर कोई कह सकते हैं कि कोई स्लम ड्वेलर अगर 4-5 बार किसी एक कवर्ड कैंपस वाली सोसाइटी में घूम जाता है अंदर, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि पता नहीं चोर है क्या है, ठीक है। वही बता रहा हूं मैं कि व्हाई दे आर व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स, ठीक है। तो उनको अनवेलकम विजिटर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं। क्या प्रिजम्पशन लेके कि ये चोरी कर सकते हैं, ठीक है। क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं तो शायद इन्हीं के कारण बढ़ रहे हैं, यही लोग गलत काम करते होंगे, ठीक है। और ये स्टीरियोटाइप, ये जो बनाया जाता है स्टीरियोटाइप, दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी कंडीशन, ठीक है। हर कंडीशन में ये सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईमानदारी सारी चीजें वो इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब चोरी करना है तो कोई बहुत अमीर इंसान भी कर सकता है, उसे कोई चीज पसंद आ गई तो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि ये इनका, मैंने आपको क्या बताया, एक सिनेरियो बता दिया कि इस तरह से क्या है, हम अर्बन पुअर जो हैं तो उनका एग्जांपल लेके समझेंगे कि क्या सिटीजन्स हैं तो सिटीजन्स को इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं तो इनकी कंडीशन क्या है। अर्बन पुअर की अगर कंडीशन की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क, तो नेसेसरी और यूजफुल वर्क कर रहे हैं इकोनॉमी में, लेकिन उनकी कंडीशन कैसी है कि गवर्नमेंट जो है तो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहां पे अवेलेबल नहीं है। वाटर फैसिलिटीज जो है तो वो रेगुलर बेसिस पे है नहीं, कभी कभार टैंकर चले जाता है, सारी चीजें, ठीक है। घर उतने अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद में जैसे देखो बीमारी जो है, तो अब क्योंकि वहां पे क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट पूरे तरीके से सही नहीं है, तो नाला है, बीमारियां हैं, गंदगी है, तो इन सारे रोड बने नहीं है, तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस बहुत खराब है। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूशन की बात करोगे तो मैंने वही बताया, दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क, तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जो उनके बिना नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं अर्बन ड्वेलर्स हैं तो जो स्कैवेंजिंग का काम कर रहे, साफ सफाई का, कचरा उठा रहे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अगर वो नहीं होंगे सोसाइटी में, जिन्हें हम अनवेलकम विजिटर की तरह देख रहे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए सोचो, वो नहीं होंगे तो क्या सोसाइटी जो एक सिस्टम से चलती है वो सिस्टम से चल पाएगी? नहीं ना। जैसे फूड चेन में एक छोटे से कीड़े से लगा के एक बड़े से शेर तक का अपना अपना रोल होता है, वैसे ही यहां पे सोसाइटी में भी एक स्लम ड्वेलर से लगा के किसी कंपनी के सीईओ तक सबका ही अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम, क्योंकि एक मशीन की तरह काम करती है ना चीजें। अब एक आपकी गाड़ी में एक नट नहीं होगा तो हो सकता है गाड़ी ना चले, आ गए समझ में। तो हर चीज की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन उनकी कंडीशन उस हिसाब से सही नहीं होती है। तो कंडीशन और कंट्रीब्यूशन की जब बात की जाए, उसे जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर एग्जिस्ट डिस्पैरिटी इन बोथ दी थिंग्स, ठीक है। तो डिस्पैरिटी है दोनों में, ऊंच नीच है। तो इसके चलते आप क्या कह सकते हो, आप जरा टॉपिक से रिलेट करो कि वो भी सिटीजन है, ठीक है। सिटीजन होने के साथ साथ में क्या उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। थ्योरी में सारी चीजें सही है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि दे आर नॉट एबल टू एंजॉय इक्वल राइट्स नहीं एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इसके चलते समस्या होती है कि बहुत सी बार उन्हें पॉलिटिकली भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, अब इक्वल राइट्स नहीं है, वो भी सिटीजन है, तो वो उन्हें पता कैसे चलेगा? तो अवेयरनेस, लेकिन आज के समय में क्या है, धीरे धीरे बिल्डअप हुई है। तो अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ अर्बन पुअर इज ग्रोइंग अमंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बीच में क्या है, किस तरह की अवेयरनेस बढ़ते चले जा रही है कि जो अर्बन पुअर है उनके बारे में सोचना होगा, ठीक है। एनजीओज एंड अदर एजेंसीज एंड अमंग दी स्लम ड्वेलर्स देमसेल्फ, तो ये अवेयरनेस जो है तो एनजीओ और दूसरी एजेंसी जो काम कर रही है तो वो स्लम ड्वेलर्स को खुद बता रही है। तो एक तरह से अवेयरनेस की यार हमारा जो कंट्रीब्यूशन है और हमारी जो कंडीशन है उसमें गैप है, उसमें सुधार आना चाहिए, हमारे भी इक्वल राइट्स है। तो इसीलिए क्या है, आजकल आप जैसे देखोगे तो बहुत सारे एनजीओ एजेंसीज जो है तो वो इनके लिए क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती है, इनके लिए, इनके राइट्स के लिए लड़ती है, अर्बन ड्वेलर्स के लिए, ठीक है, अर्बन पुअर्स के लिए। अब जैसे एक लॉ की भी हमें जिक्र किया गया कि अब जब अवेयरनेस बढ़ी तो गवर्नमेंट ने एक लॉ लाई, कौन सा? नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर 2004। ये 2004 तो बहुत पुराना हो गया। जैसे अगर आप देखोगे तो 2014 में भी एक लॉ आया, क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014।
तो ये जो कुछ लॉज आए हैं ना, ये लॉज क्या करते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको कि कंडीशन और कंट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटी है ना, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर जो है 2004 की, तो वो क्या करती थी, द पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन फॉर वेंडर्स। अब जो अधिकतर अर्बन पुअर्स रहते हैं तो उनके पास में ऐसा नहीं कोई ऑफिस होगा या फिर कोई बहुत अच्छा काम होगा उनका, ऐसा मतलब सिस्टमैटिक 9 to 5 वाला काम होगा, नहीं। उनके साथ क्या इशू रहता था कि स्ट्रीट वेंडिंग, कभी फुटाने बेच दिए, कभी मूंगफली बेच दी, कभी कुछ बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता था, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं थी कोई, ठीक, रिकॉग्निशन नहीं थी। और आपने अधिकतर देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। प्रशासन जो होता है, ठीक है, तो पुलिस वगैरह परेशान कर देती है, हफ्ता वसूली, ठीक है, कोई दादा है तो वो हफ्ता वसूल रहे हैं, ये सारा पूरा जो पड़पन है वो उनसे उन्हें निपटना पड़ता है इस सारी चीजों से। तो इसके चलते क्या है कि अगर वेंडर्स जो है, वेंडर्स सही तरह से काम कर रहे हैं, उनके भी इक्वल राइट्स बनते हैं, वो भी सिटीजन है ना। तो द पॉलिसी, ये जो पॉलिसी लाई गई नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स 2004, तो इस पॉलिसी के हिसाब से क्या किया गया, द पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन फॉर वेंडर्स टू एनेबल देम टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन विदाउट हैरेसमेंट सो लॉन्ग एज दे ओबेड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो वेंडर्स जब तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करते रहेंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें रिकॉग्निशन दिया जाएगा, रेगुलेशंस दिए जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनका हैरेसमेंट ना हो किसी भी तरह से। हैरेसमेंट अब कभी कभी पुलिस ही हैरेसमेंट कर देती थी, अब क्या कर लोगे आप, ठीक है, दूसरे जो बाहुबली होते थे उस एरिया के, वो हरास कर देते थे। तो इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि बात हुई आ रही की ये भी क्या है, सिटीजन है, तो अब सिटीजन है तो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप जब इनके पास है तो इन्हें भी इक्वल बेसिक राइट्स एंजॉय करने का पूरा पूरा हक होता है, और गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट। क्लियर हुआ ना ये? तो देखो कंसेप्ट समझ पा रहे हो ना कि कैसे हम सिटीजनशिप से जोड़ के पढ़ रहे हैं कि सिटीजनशिप में इक्वल राइट्स की जो बात होती है, तो ऑन पेपर तो इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है तो उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह का लॉ आया 2014 में, एक्ट जो आया, ठीक है, तो मैंने बताया, जैसे आप देखोगे तो रीजनल लेवल पे भी क्या होता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लॉज लाती है। संबल कार्ड बने, ठीक है, संबल कार्ड बने, उसके बाद में क्या श्रमिक कार्ड बने, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो वहां पे श्रमिक कार्ड बने, इस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो थे उनके लिए, ठीक। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। अब क्योंकि अवेयरनेस का ही पार्ट था पूरा, तो अवेयरनेस अमंग स्लम डिवेलपर्स आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। अवेयरनेस की जब आप बात करते हो तो अवेयरनेस सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रही है, अवेयरनेस उन स्लम डिवेलपर्स के बीच में भी डेवलप हुई है, ठीक है। तो अवेयरनेस अमंग स्लम डिवेलपर्स आल्सो इंक्रीज्ड, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग टू द कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स। अब जब उन्हें समझ में आया कि यार हम भी सिटीजन हैं, ठीक है, वी आर आल्सो हैविंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो हमारे भी राइट्स होना चाहिए और इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो उनके राइट्स जब जब वॉयलेट हुए, अवेयर्ड जो अर्बन पुअर थे, अवेयर्ड स्लम डिवेलपर्स जो थे, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग टू द कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स, ठीक है, वो कोर्ट्स तक पहुंचने लगे, दे अप्रोच कोर्ट फॉर देयर राइट्स। तो उसका एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1995। ये आपने फिर सिविक्स में पढ़ के आए हो, मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप ओल्गा तेलिस वाला जो केस है तो आपने 8th क्लास के सिविक्स में भी पढ़ा है। सर अभी तो 10th का ध्यान नहीं, आधी चीजें भूल गए, 8th का काम पूछ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या हुआ था कि एक सोशल वर्कर थे, तो उन्होंने क्या किया, स्लम डिवेलपर्स के बिहाफ पे केस किया, ठीक है, मतलब पिटिशन फाइल करी। क्या पिटिशन फाइल करी, उन्होंने ये देखा कि स्लम डिवेलपर्स जो है, तो आप देखोगे उनके पास में कोई घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, वो तो जैसे तैसे कुछ भी सामान बेच के अपना पेट पाल रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आ गई कि नहीं नहीं फुटपाथ पे नहीं सोओगे आप, ठीक है, फुटपाथ पे सोते हो ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, सलमान खान जैसे लोग आ जाते हैं, फिर दुनिया भर की समस्या, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब यहां पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब कि आप फुटपाथ पे सो, ये सारी चीजें, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, पैसा होता तो वो खुद नहीं सोते, एक रेंट पे घर ले लेते ना। तो यहां पे क्या इश्यू आ गया, अब जो सोशल वर्कर थे ओल्गा तेलिस, तो उन्होंने क्या किया, इनके वर्कर्स के बिहाफ पे केस फाइल किया। अब केस फाइल किया ना, तो अब इसको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेट करके देखना। आप कहानी समझ में आ गई ना कि फुटपाथ पे नहीं रहने देगी गवर्नमेंट, लोग बोल रहे हैं अब जाएं कहां। अब क्या होता है, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट क्या जजमेंट देती है, देखो, सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीड द राइट टू लाइफ, ठीक है, विच गारंटीड द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। आपको जीने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जी रहो, मतलब आप भूखे पड़े रहो, आप प्यासे पड़े रहो, आपके पास घर हो ना हो, लेकिन आप जिंदा हो ना, मतलब आपका अधिकार सही है, ऐसा नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप जानवरों की तरह बस जी जाओ। राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि आप एक क्वालिटी लाइफ जियो, ठीक है। क्वालिटी लाइफ में आपका राइट टू लाइवलीहुड भी आता है कि आपको काम का भी अधिकार है। इसीलिए मनरेगा वगैरह जैसी स्कीम लाई जाती है, क्यों, क्योंकि
काम देना, अगर काम नहीं है तो इंसान कहां से ग्रो करेगा, ये भी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। राइट टू लाइफ में आपका ये भी आता है कि सेफ इन्वायरमेंट हो, तो अगर कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉल्यूशन को कम करे, इन्वायरमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करे। आगे समझ में, तो राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ी स्कोप लेके चलता है। और अभी तक इतना समझ ही गए होंगे, पॉलिटिकल साइंस लिया आपने, कि हमारे राइट्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एक्सपैंड करते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, कोर्ट्स जो है, बाय लॉज जो है, उनकी जजमेंट्स के हिसाब से हमारा जो स्कोप है, हमारा जो होराइजन है राइट्स का, वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब ये यहां पे क्या हुआ, इस केस में ओल्गा तेरेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे डायरेक्ट कर दिया कि भैया या तो तुम उन्हें घर दो, ठीक है, और अब घर नहीं दे सकते तो कम से कम वो फुटपाथ पे है, तो ये तो उनका जीने का अधिकार है, उनका कमाने का अधिकार है कि फुटपाथ पे दुकान लगाएंगे और कहां जाएंगे बताओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स जो थे, अर्बन पुअर जो थे, तो उनके सपोर्ट लेते हुए क्या बोला कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीड द राइट टू लाइफ included the right to livelihood. Therefore, if pavement dwellers were to be evacuated, they should first be provided alternative accommodation, ठीक है, under the right to shelter. Right to life में आपका right to shelter भी आता है, और अगर आपको यहाँ पे पेमेंट से, फुटपाथ से उठाना भी है ना, तो आप उठा दो, गवर्नमेंट से ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा उन्हें, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेटिव अकोमोडेशन। तो अब आप देखोगे, देखो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर वो पॉजिटिव डायमेंशन पे आप देखोगे चीजों को। तो अब क्या होता है कि आप जो देखते हो बहुत सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अर्बन पुअर्स को, तो वो एक सोल्यूशन की तरह निकल के आया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो बहुत सारी चीजें, अब ये सारे लोग फुटपाथ से उठ के जब फ्लैट्स में चले जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया उसमें चले जाएंगे, ठीक है, मिनिमम फी पे जो प्रोवाइड किया गया उसमें जब चले जाएंगे ना, तो आप कह सकते हो कि आप पॉवर्टी एक तरह से कम कर रहे हो, ठीक है। वो पॉवर्टी झलकती थी फुटपाथ पे, अब उसको आपने क्या कर दिया, एक बेसिक मिनिमम कंडीशन जो रहती लिविंग के लिए, राइट टू शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। आया ना समझ में? तो इस तरह से कहानियों को जोड़ के देखा करो, क्लियर हुआ। अब देखो अवेयरनेस बढ़ते जा रही है, लेकिन आपको एक चीज ये भी देखना होगा कि अर्बन पुअर जो रहते हैं ना, तो एट टाइम्स दे फेस डिफिकल्टीज इन एक्सरसाइजिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स आल्सो। मतलब राइट्स तो है उनके पास, राइट टू वोट दिया है उनके पास, ठीक है, जैसे राइट टू वोट उनको भी है, वोटर कार्ड भी होगा बढ़िया, लेकिन अब अर्बन पुअर कोई क्या है, मान लो कोई पंजाब, कोई जैसे हम ऐसे देख लेते कि कोई अर्बन पुअर था, वो क्या है, उत्तर प्रदेश बिहार से अपना सब घर बार छोड़ के कहां पहुंच गया है, महाराष्ट्र पहुंच गया, वहां काम करने, कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो फुटपाथ पे रहता है, जो पैसा मिलता है घर वालों का पेट पालता है, खुद खाता है, और आराम से, मतलब आराम से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन कट रहा है बस, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे जहां रोटी के लाले हैं वहां पे किसी को नहीं पड़ी कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, ठीक है। तो वो अपना जो पॉलिटिकल राइट है, जैसे राइट टू वोट, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल एक्टिविटी में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। इलेक्शन जो होता है तो एक फेस्टिवल की तरह होता है डेमोक्रेसी का, वहां पे हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन अब वो एक वोट डालने के लिए क्या वापस जाएंगे अपने होम टाउन जहां उनका वोटर आईडी होगा, समझो 2 मिनट के लिए, ठीक है। उनके पास घर नहीं, उनको कंटिन्यूसली मूव करते रहना पड़ता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो ये लोग, इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो दूसरे आम इंसान की तरह क्या कर सके, इक्वल राइट्स एंजॉय कर सके, पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय कर सके। और जो मैंने आपको ये बताया ना यहां पे क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स, ठीक है, उनकी कंडीशन जो है खराब है, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, तो गवर्नमेंट भी यही सोच के ध्यान नहीं देती। देखो कनेक्ट करो चीजों को कि उनके जब वो पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, जब वो अपने वोट से ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसकी सरकार बनना है किसकी नहीं बनना, उनका वोट क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे ना उस राइट को, तो गवर्नमेंट भी क्या सोचती है, यार ये अपने को इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वोट देते नहीं अपने को इस क्षेत्र में, तो अपन क्या करें, इनके लिए क्यों सोचे। आया समझ में? तो उस तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है हर चीज का, समस्या भी वही है और समस्या का कारण भी वही है, ठीक है। कारण के कारण समस्या, समस्या के कारण कारण, ऐसी चीजें उलझी हुई है आपस में। तो आपको मल्टीपल डायमेंशन से देखना होगा, एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बन रहे हो ना, ठीक है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो उस चीज को आपको अलग अलग एंगल से समझना होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इक्वल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो एट टाइम्स अर्बन पुअर्स फेस डिफिकल्टीज इन एक्सरसाइजिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स आल्सो। अब ये तो एक सेक्शन हुआ जो इक्वल राइट्स की जब आप बात करते हो तो हर सिटीजन इक्वली राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता, ये आपने एक सेक्शन देखा, ऐसे और भी सेक्शन है। अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जैसे दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप देखोगे तो ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब ट्राइबल पीपल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, तो ये मार्जिनलाइज्ड कैसे हो गए सर, ये कैसे इक्वल राइट्स एंजॉय नहीं कर पाते, चलो समझाते हैं हाउ, ठीक है। तो क्या होता है, दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर वे ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, ट्राइबल पीपल है ना, ट्राइबल पीपल है,
उन लोगों को बाहरी दुनिया से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, मतलब जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो इन लोगों को अपनी लाइफ वहीं तक सीमित है उनकी, कहां तक, फॉरेस्ट ड्वेलिंग तक, जंगलों में रहते हैं, बढ़िया नेचर की गोद में सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं की पी रहे हैं और बढ़िया जीवन अपना सुकून में जी रहे हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेकिन ये अपने इक्वल राइट्स को कैसे एंजॉय नहीं कर पाते? पहली चीज तो ये है कि इनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, दूसरी बात इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो हर इंडिविजुअल को मिला है, सिटीजन हो ना तो सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? आवाज नहीं है ना इनके पास, आवाज नहीं है, तो ये एक और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हैं। आए समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो ना? आवाज नहीं है तो एक और ये मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी के ग्रुप में आ जाते हैं। तो दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बट मेनी ऑफ देम फेस थ्रेट्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। जैसे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ने से इनके राइट्स कैसे नहीं एंजॉय कर पा रहे, इनको कैसे थ्रेट हो रहा है, सर समझ नहीं आया। चलो समझ उसको मतलब सिंपल करते हैं। और देखो क्या हो रहा है, अब आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो एक्सपैंड करेगी, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना एक के सिर पे एक खड़े होते चले जाएंगे। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज, घर बनाने पड़ेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाना पड़ेगी, और जब हर चीज का एक्सपेंशन होगा तो अब आप ऐसा भी नहीं है कि मंत्र पढ़ोगे जमीन बढ़ जाएगी आगे। आपको क्या करना होगा, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करते जाना होगा। अब आप जब फॉरेस्ट लैंड क्लियर करते हो तो सफर कौन करता है? ट्राइबल पीपल, इन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के इन्हें जाना पड़ता है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, डैम बनाना है, सारी चीजें करना है, तब इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मेनी ऑफ देम फेस थ्रेट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। प्रेशर फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट, प्रेशर फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है? अब कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं बिजनेस टाइफून है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है कहीं पे, या फिर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने वाला है, कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री आने वाली है नेचुरल प्रोडक्ट के नाम पे, लेकिन वो इन सारे ट्राइबल्स को क्या करेगी, भगा देगी वहां से। तो ये जो है, ये मतलब है तो ये भी सिटीजन है ना, इनका भी राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं, लेकिन दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब बताओ यहां पे कि क्या वो भी मतलब क्या ये जो सेक्शन है सिटीजन का, वो अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल एंड देयर हैबिटेट विदाउट एट द सेम टाइम एंडेंजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट को भी समझ सब आता है, ठीक है, मूर्ख नहीं है, वो भी खाना खाती है ना। तो अब क्या है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को समझ सब आ रहा है, समस्याएं सारी दिख रही है, अर्बन पुअर्स किस तरह से उनके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज जो है इन्हें अपने राइट्स खोना पड़ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड एंड पे चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे चीजों को क्या करना पड़ता है, बैलेंस आउट करना पड़ता है। गवर्नमेंट आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट दीज ग्रुप्स, ठीक है, इन लोगों को कैसे बचाया जाए और इनके हैबिटेट को कैसे बचाया जाए। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ये भी आ जाती है, एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम एंडेंजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विकास भी तो करवाना है, विकास को कब से ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। तो वो विकास और इन लोगों का हनन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन, दोनों चीजों में बैलेंस करना है कि ये एक्सप्लॉइट ना हो, डेवलपमेंट भी हो जाए। और ये सिर्फ अर्बन पुअर और ट्राइबल्स तक की कहानी नहीं है, ठीक है, दिस इज एन इशू दैट अफेक्ट्स ऑल सिटीजन, नॉट जस्ट ट्राइबल पीपल। सिर्फ ट्राइबल पीपल तक की कहानी नहीं, वही बता रहा हूं मैं आपको। हर मामले में क्या है, गवर्नमेंट को यही बैलेंस आउट करना पड़ता है कि लोगों के राइट्स जो है, सब सिटीजन है, सबको इक्वल राइट्स मिले। अब वहां पे गवर्नमेंट को क्या देखना पड़ता है कि सबके राइट्स भी इंश्योर हो जाए और डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली कल को यही लोग फिर क्या पूछेंगे कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, विकास कहां है, ठीक है। तो बड़ी समस्या है, और यही सारी चीजों को पढ़ना, इन्हीं सारी चीजों को क्या करना, सही मायने में बैलेंस आउट करना, ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाता है, जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने की कोशिश करते हो। आशा करता हूं अभी तक जितना बताया आप इसको थ्योरी से रिलेट कर पा रहे हो, पॉलिटिकल थ्योरी से कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वल राइट्स का कंसेप्ट पढ़ा पूरा, थ्योरी में आप क्या देख रहे हो कि ऑन पेपर बाय लॉ इक्वल राइट्स अवेलेबल है, नो डाउट, ठीक है, कोई आपको डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी जब आप देखते हो तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, जैसा आपने फुल और इक्वल मेंबरशिप के केस में पढ़ा था। तो प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी समस्याएं आती है। तो कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। गवर्नमेंट जो है, हम जब पॉलिसीज बनाते हैं तो हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि सभी को इक्वल राइट मिले, ठीक है, सभी को इक्वल राइट्स मिले। लेकिन ये इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है, सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड कर देना, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कैसे हो जाता है, मतलब आप समझना, हाँ, कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आर हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह के लोग हैं। अब आप एक समाज में रहते हो, वहां बिजनेसमैन भी है, तो बिजनेसमैन बोलेगा कि यार मुझे तो इक्वल राइट्स होना चाहिए, मैं जितना ग्रो कर सकूं अपने आप को उतना ग्रो करने का। लेकिन वो वहीं पे इक्वल राइट्स किसके नहीं मिल पाते, फिर ट्राइब्स के नहीं मिल पाते हैं, अर्बन पुअर्स के नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो
आप एक कंट्री में रहते हो तो आप इंडिविजुअल नहीं रहते हो ना, आप एक सोसाइटी के फॉर्मेट में रहते हो। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग तरह की डिमांड होगी, ठीक है। और एट टाइम्स दीज प्रॉब्लम्स आर कंफ्लिक्टिंग ऑल्सो। तो जैसे क्या है कि डैम बनाना भी एक प्रायोरिटी रहेगी गवर्नमेंट के सामने, और वहीं पे वो जो ट्राइबल पीपल है वो डिस्प्लेस होंगे तो वो भी समस्या आने वाली है। तो कंफ्लिक्टिंग भी हो सकती है, अलग अलग नीड्स जो है, ठीक है, अलग अलग नीड्स कंफ्लिक्टिंग भी हो सकती है। तो देयरफॉर इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजन नीड नॉट मीन दैट यूनिफॉर्म पॉलिसीज शुड बी देयर, ठीक है। इक्वल राइट्स की जब आप बात करते हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एकदम यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, समझ रहे हो ना। देखो टॉपिक समझना अच्छे से। अब जब आप इक्वल राइट्स की बात करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब एक जैसी यूनिफॉर्म पॉलिसी ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि लोग अलग अलग है, लोगों की समस्याएं अलग अलग है, लोगों की नीड्स अलग अलग है, कंफ्लिक्टिंग भी हो सकती है। तो आप सभी को एक साइज का कपड़ा नहीं पहना सकते हो ना, आया समझ में। तो उसी तरह से क्या करना होगा, उसी तरह से द डिफरेंट नीड्स एंड claims of people would have to be taken into account when framing policies। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिसी जब आप बनाते हो तो पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता है कि सबको एक जैसी पॉलिसी दे दी जाए। अल्टीमेटली जो भी पॉलिसी बनाओगे तो उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि इक्वल राइट्स हर इंसान एंजॉय कर पाए, ठीक है। तो आपको वही देखना होगा कि आपकी पॉलिसीज एक जैसी हो वो जरूरी नहीं है, आपकी पॉलिसी से सब एक जैसे अधिकार एंजॉय कर पाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया ना समझ में। तो ये इक्वल राइट्स की बात की जाती है। तो अब जितना भी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, जितना भी हमने डिस्कशन किया है, जो पूरे एग्जांपल्स देखे, सारी चीजें देखी, तो उस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि चेंजेस इन द वर्ल्ड सिचुएशन, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिमांड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मीनिंग एंड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। अब आपने देखा सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं फुल एंड इक्वल मेंबरशिप होना चाहिए एंड सिटीजन्स मस्ट बी गिवन विद सम इक्वल राइट्स, ठीक है, इक्वल एंड बेसिक राइट्स। तो अब जैसे समय बदल रहा है ना, दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, तो उस हिसाब से आपको सिटीजनशिप के डायमेंशंस को भी अलग अलग नजरिए से देखना होगा। एट टाइम्स कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे, एट टाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीजों को क्या करना होगा, सही नजर से देख के बैलेंस आउट करना होगा चीजों को, ठीक है। तो द फॉर्मल लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो फॉर्मल लॉज होते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद से जैसे जैसे सिचुएशन आते जाएगी उस हिसाब से सिटीजनशिप के द्वारा जो राइट्स दिए गए उन्हें एक्सरसाइज करने के तरीके को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐड करना होगी, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करना होगी, ठीक है। तो दिस द फॉर्मल लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। और फिर जो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जो लॉज हैं उनका इंटरप्रिटेशन कंटिन्यूसली बदलते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बदलते रहता है। कौन बदलता है सर? तो बाय अमेंडमेंट, कोर्ट्स जो है, तो कोर्ट्स अपने कह सकते हैं जजमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशंस बदलते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो द कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेटली क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप वुड मीन दैट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन्स should be one of the guiding principle of government policies। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जो इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं हम, सिटीजनशिप में जैसे इक्वल राइट्स की बात करते हैं, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ऑल सिटीजन्स बी वन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि सारे सिटीजन जो उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, और इसी चीज को ध्यान में रख के गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहेगी उसका गाइडिंग प्रिंसिपल भी यही रहना चाहिए कि इक्वल राइट्स एंजॉय करें सारे सिटीजन, क्योंकि अल्टीमेटली सिटीजनशिप इंप्लाइज, वही डेफिनेशन जहां से चालू किया था वहीं खत्म करते हैं। अल्टीमेटली सिटीजनशिप इंप्लाइज दैट इक्वल full and equal membership should be provided to the political community, people of that country। clear हुआ? So this was all about equal rights। I hope you enjoyed it। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, कनेक्ट करते चलना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिखरे हुए मोती की तरह टॉपिक है ये वाले, उनको एक माला में पूरा पिरोगे ना जब पूरा, और तब आपको एक जब माला बनके मिलेगी तब आपको चीजें रिवाइज करने में, पढ़ने में, समझने में, सब चीजों में मजा आएगा। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। अभी क्योंकि आगे और भी है, तो अब मैं आपको टीएच मार्शल के बारे में कुछ बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।